जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आज आपको वो बताऊंगा जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पे रखा। टू 2014 में मैं गुरुजी से जुड़ा। जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गया, मुझे अभी भी याद है, मुझे जॉन्डिस हुआ था 2014 में। और जॉन्डिस मेरा कम नहीं हो रहा था, जिसने लीवर पे इफेक्ट किया। उस टाइम पे मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हुई। तो पहले मैंने सबसे छुपाया कि नहीं बताऊंगा किसी को। घर में मैंने किसी को नहीं बताया। आहिस्ता 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 प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो हॉर्न्स बन के फिशेस बन गए। जब वो फिशेस बने तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस शुरू हो गया। उस टाइम पे मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार, इट्स हाई टाइम नाउ, अब मुझे बताना पड़ेगा सबको। तो तब मैंने सबको बताया कि इस तरह से प्रॉब्लम मेरे को हो रही है। तो मेरे ब्रदर ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो जब हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा सर्जरी ही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये वैसे ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम हो चुका था। तो डॉक्टर ने जब टेस्ट वगैरह किए तो उसमें जॉन्डिस आया। तो डॉक्टर ने कहा जब तक जॉन्डिस ठीक नहीं होता तब तक तो पॉसिबल नहीं है कि हम ये सर्जरी कर सकें, तो पहले इनका जॉन्डिस ठीक करना होगा। और डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि ब्लड भी काफ़ी पतला है, तो सर्जरी के टाइम पे ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। अब तब हम घर वापस आ गए कि जब तक जॉन्डिस कंट्रोल नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। संगत जी, काफ़ी टाइम हो गया जॉन्डिस नहीं कंट्रोल हुआ। अनबेरेबल पेन होती थी मुझे, बिल्कुल ऐसे था कि मुझे ये लगता था कि मैं सारा दिन कुछ खाऊं ना, खाऊंगा तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, वॉशरूम जाऊंगा तो फिर वही सब पेन होगा, ब्लड आएगा। तो मैं कहता था यार, इससे अच्छा ना कुछ खाओ ही मत यार, ना खाओगे ना वॉशरूम जाओगे, ना प्रॉब्लम होगी ना पेन होगी। लेकिन पेन फिर भी होती रहती थी कंटिन्यूसली। इंजेक्शंस लगते थे, पेन किलर्स, तो टेम्पररी रिलीफ था, आधा घंटा पौना घंटा दर्द रुकती थी, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़ स्टार्ट हो जाती थी। मतलब इतनी पेन होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे ये था कि कुछ भी करो, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन इस पेन को ख़त्म कर दो। फिर अल्टीमेटली जब कुछ नहीं हुआ तो एक दिन घर पे मेरी बुआ आई, यहाँ दिल्ली में ही रहती हैं, सबसे छोटी बुआ है मेरी कीतू, वो आई। उन्होंने आके मेरी वाइफ को बोला कि रितु, तू एक काम कर, तू बड़े मंदिर जा, वहाँ जाके तू लोटा ब्लेस करवा, और लोटा ब्लेस करा के लेके आ, देख ये ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं इतना तब तक विश्वास था, ना ही मैं कभी बड़े मंदिर गया था। गुरुजी के बारे में सुना था, मेरी मम्मी जाती थी, मेरी वाइफ जाती थी, मैंने कभी रोका नहीं इनको जाने से कि ठीक है, एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, इनको विश्वास है तो करें। तो संगत जी, ये लोग जाते थे वहाँ पे। अब उस दिन ये लोग गए लोटा ब्लेस करवाने के लिए। तो वह जब वापस आए तो मेरे लिए प्रसाद लेके आए ये लोग वहाँ से, और प्रसाद था संगत जी, परौंठी और हलवा।
जो कि मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था कि फ्राइड नहीं खाना, ऑयली नहीं खाना। तो मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि आप ये खा लो। मैंने कहा यार ये चीज़ है ना, मुझे डॉक्टर ने मना करी है। उसने कहा है ना मुझे फ्राइड खाना है, ना ही मुझे ऑयली खाना है, और तू मुझे परोंठी खिला रही है, हलवा खिला रही है, तो यार ठीक है क्या खाना? तो इसने कहा विश्वास करो, गुरुजी का नाम लो और खा लो। मैं ठीक है यार, तुम्हारे रिस्क पे मैं खा लूँगा, मुझे तो ये चीज़ ठीक नहीं लग रही। जो जॉन्डिस मेरा इतने टाइम से ठीक नहीं हुआ था, वो मैंने परोंठी प्रसाद खाया, हलवा प्रसाद खाया। नेक्स्ट डे मैंने चेक करवाया, मेरा जॉन्डिस बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ गया। तो मेरे को थोड़ा सा अंदर से विश्वास हुआ। मैंने कहा कुछ तो था इस प्रसाद के अंदर, जो इतने टाइम से जॉन्डिस ठीक नहीं हुआ, मैंने इतना कुछ कर लिया और सिर्फ एक परोंठी प्रसाद और हलवा प्रसाद खाने से मैं ठीक हो गया। तो कुछ तो पावर्स हैं इस जगह में। तो मन में एक विश्वास सा बना। तो संगत जी, मैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने परोंठी प्रसाद वगैरह खाया और मेरा जॉन्डिस लेवल पे आ गया, तो हम डॉक्टर के गए। तो डॉक्टर ने देखा, उसने कहा हाँ जॉन्डिस अब ठीक है, अब हम ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन साथ में उसने ये भी कहा कि सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ब्लड लॉस हो सकता है, तो उसका देखना पड़ेगा थोड़ा। तो हमने कहा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो आप ऑपरेट कर लो। अब मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद मेरे को रूम में शिफ्ट किया गया। रूम में जब मैं शिफ्ट हुआ तो पता लगा कि ब्लड लॉस काफ़ी हो गया था सर्जरी के टाइम पे, और मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं रिकवर हुआ, तो हीमोग्लोबिन तो मेरा नहीं बढ़ा था, लेकिन मुझे डिस्चार्ज दे दिया हॉस्पिटल से। मैं वापस घर आ गया। घर आया, उसके बाद काफ़ी कोशिश करी कि मेरा हीमोग्लोबिन बढ़े, काफ़ी चीज़ें ली। कोई कहता था आप काले चने का वो लो, सूप लो, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, सब चीज़ें करी, लेकिन हीमोग्लोबिन मेरा नहीं बढ़ रहा था। जब अल्टीमेटली नहीं बढ़ा, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन तो थी नहीं, अब हीमोग्लोबिन कैसे बढ़े। तो उस टाइम पे डिटेक्ट हुआ कि मेरे लीवर में भी प्रॉब्लम है। तो लीवर में जैसे प्रॉब्लम आई, तो मैं घर पे ही था, मेरी वाइफ घर पे नहीं थी। हीमोग्लोबिन का लेवल इतना कम हो गया कि मैं अनकॉन्शियस हो गया। अजीब सी बातें करनी शुरू हो गया, कुछ भी बोल रहा था, कुछ भी कह रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं लग रही थी ये कर क्या रहा है। और मैं कंटिन्यूसली अपने घर में घूम रहा हूँ, कभी बैठ रहा हूँ, कभी उठ रहा हूँ, कभी कह रहा हूँ मैं मार्केट में हूँ, कभी कह रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ। और सब मुझे देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। मेरे ब्रदर ने देखा तो उसको लगा कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। तो उसने मुझे कहा तू हॉस्पिटल चल। ठीक है चलो। हॉस्पिटल गए हैं। वहाँ पे डॉक्टर ने जब चेक किया तो उसने बताया कि इनका हीमोग्लोबिन इतना कम हो गया था कि ये अनकॉन्शियस हो गए। और उस टाइम पे मैं बेहोश हो गया वहाँ पे हॉस्पिटल में। 2 या 3 घंटे बाद मुझे होश आया, तो मेरा ट्रीटमेंट इन्होंने शुरू किया। मेरे को बहुत ब्लड्स की बॉटल चढ़ी, काफ़ी ब्लड चढ़ा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुझे ब्लड चढ़ता रहा, वैसे वैसे मैं सेंसेस में आता रहा। अब जब मैं थोड़ा सा सेंसेस में आ गया, तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि हम इसको डिस्चार्ज दे देते हैं। हॉस्पिटल से मैंने डिस्चार्ज ले लिया। मैं घर आया। घर आके मैं बैठा था, तो मन किया इतने दिनों बाद हॉस्पिटल से आया हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का खाना आपको पता ही है कैसा होता है। तो मैंने सर्वेंट को बोला, मैंने कहा यार मेरे को ना ब्रेड टोस्ट कर दे, बटर लगा के, और चाय बना दे। और मैं मम्मी के पास बैठ गया। अभी संगत जी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, और मेरे को एकदम से फिट आया।
फिट आया तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे एकदम से फिट आया है और मैं बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया और मम्मी चीख रही थी तेज़-तेज़ रूम में से। मेरी वाइफ़ किचन में थी, वो भागती हुई आई। तो बाद में मेरी वाइफ़ ने मुझे बताया कि आपको ब्लड की वॉमिटिंग हुई और आप बिल्कुल ऐसे हो गए। तो इसने पूरी बिल्डिंग में शोर मचाया, सब लोग इकट्ठे हो गए, ये मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में बिल्कुल अनकॉन्शियस पहुंचा। तो डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि इसको होश आने दो, फिर देखते हैं। जब मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टर ने कहा आपके साथ क्या हुआ था? मैं कुछ भी नहीं हुआ था। कहते आपके फेस के ऊपर ब्लड कैसे लगा हुआ है? मैंने कहा ब्लड कहाँ पे है ब्लड? कहते आपके फेस पे है। मैं नहीं है। तो पक्का नहीं है? मैं नहीं। कहते ठीक है। कहते अच्छा हाथ उठा के दिखाओ। संगत जी मुझसे हाथ नहीं उठाया गया। मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरा हाथ ऊपर हो, मैं हाथ उठाऊं, लेकिन नहीं ऊपर हुआ। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा हो नहीं रहा ऊपर। कहते कोई बात नहीं, रिलैक्स। तो उन्होंने उसके बाद मेरे को आईसीयू में शिफ्ट किया और मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। मेरे टेस्ट हुए, सारे टेस्ट हुए बॉडी के, इवन ब्रेन की एमआरआई तक हुई कि क्यों ब्लड की वॉमिटिंग आई, क्या हुआ था। तो वो हुआ ये था कि जॉन्डिस हाई होने की वजह से मेरे लीवर पे इफेक्ट हुआ था और लीवर ने मेल फंक्शन किया था, जिससे कि मैं अनकॉन्शियस हो गया। अब जिस टाइम पे वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर्स ने सारा देखा, उन्होंने चेक किया। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है, जब इतने टेस्ट हो गए तो एक सीटी स्कैन और से कर लो यार। जब सीटी स्कैन हुआ तो सीटी स्कैन की रिपोर्ट अभी नहीं आई थी, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे डिस्चार्ज मिल रहा था। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको हम डिस्चार्ज दे रहे हैं। मैंने डिस्चार्ज समरी बना दी है। अब मैं सब चीज़ें पैक करके मैं अपना रेडी होके बिल्कुल कि घर जाना है अब मैंने। तो मैं ब्रदर की वेट कर रहा था, वो नीचे गए थे, मैं बाहर खड़ा हुआ था। तो मैंने जूनियर डॉक्टर को बात करते हुए सुना कि इनको रोक लो, अभी इनको डिस्चार्ज मत दो। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई यार, घर जाने लगे हैं तो ये कह रहे हैं इनको रोक लो। तो मैंने फटाफट से ब्रदर को बुलाया, मैं चल यार यहाँ से। कहता क्या हुआ? मैंने कहा ये लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं यार कि इसको डिस्चार्ज मत दो, इसको रोको यहाँ पे। मैं पता नहीं क्यों कह रहे हैं ऐसे। कहता तू टेंशन मत ले, हम जा रहे हैं, घर ही जा रहे हैं। अब मुझे लगा कि कोई तो ऐसी बात है जो ये लोग ना मेरे से छुपा रहे हैं। मैंने अपने ब्रदर को कहा, मैंने कहा क्या हुआ, क्या है? मैंने कहा कुछ बता तो सही मुझे। कहता नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा सीटी स्कैन की रिपोर्ट? कहता अभी आई नहीं है। लेकिन मुझे डॉक्टर ने इतना ज़रूर पूछा था कि आप कहाँ पे रहते हो? तो मैंने उन्हें बताया मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे रहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर तो पास में ही रहते हो। मैंने कहा हाँ पास में ही हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? कहता हो सकता है आपको दोबारा आना पड़े। कोई बात नहीं। तो फिर मैंने ब्रदर को कार में कहा, मैंने कहा डॉक्टर ने भी मुझे ये बात बोली है, तो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे बता कि क्या हुआ है, तेरी क्या बात हुई है डॉक्टर से। तो उसने कहा, कहता यार कुछ नहीं, वो थोड़ा सा उनको डाउट है किसी चीज़ का, वो क्लियर करेंगे शाम तक। मैं किस चीज़ का डाउट है? कहता कुछ लीवर के ऊपर ना उनको कुछ नज़र आया है, तो उसको वो स्टडी करेंगे कि वो क्या चीज़ है, तो शाम तक बताएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है शाम तक। तो पता लगा शाम को उन्होंने डॉक्टर्स ने ये कहा कि इसके लिवर के ऊपर जो है ट्यूमर है, और जो ट्यूमर है वो कैंसरस है, और वो इतना स्वेल्ड था कि उन्होंने कहा ये कभी भी फट सकता है, और लिवर ट्रांसप्लांट कराओ, जितनी जल्दी करा सकते हो, आपके पास टाइम नहीं। ये बात मुझे पता लग गई, तो मैंने ब्रदर को कहा, मैंने कहा क्या करें? कहता यार कोई बात नहीं, हम और डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। बहुत डॉक्टर्स के पास मेरा ब्रदर फाइल लेके गया, सबको फाइल दिखाई, रिपोर्ट्स दिखाई, हर किसी का एक ही चीज़ कहना था कि लीवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, इनको
ट्यूमर है इतना बड़ा लिवर के ऊपर, तो ठीक तो हो नहीं सकता, तो लिवर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा आपको। सब जगह से एक ही जवाब मिला। अल्टीमेटली एक मेदांता के डॉक्टर थे, उनके पास ब्रदर गए फाइल लेके। उन्होंने सारा केस स्टडी किया, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं वो, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। उन्होंने सारा केस स्टडी किया। उन्होंने कहा देखो, रिपोर्ट्स के हिसाब से सब चीज़ें जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इनको ट्यूमर तो है और कैंसरस है, तो इसका इलाज यही है कि लिवर ट्रांसप्लांट हो। लेकिन हाँ, फॉर टाइम बीइंग हम ये कर सकते हैं कि आप इनको मेदांता में एडमिट करवाओ कल, और हम इसको बर्न करने की कोशिश करते हैं ट्यूमर को। कहते ये एक टेम्पररी इलाज होगा, परमानेंट नहीं है, लेकिन इतना है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। जब तक आप डोनर अरेंज कर लोगे उतना टाइम ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो मेरे ब्रदर ने कहा ठीक है, आप ट्रीटमेंट शुरू करो, मैं देखता हूँ। तो मेदांता में ऐसा है कि बाहर की रिपोर्ट्स वगैरह ये लोग मानते नहीं हैं। सारे टेस्ट ये दोबारा से खुद इन्होंने करने शुरू किए। तो जिस टाइम पे टेस्ट शुरू हुए, मेदांता में एडमिट होने से पहले जब मेरे को नेक्स्ट डे मेदांता एडमिट होना था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन तो थी नहीं। तो मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा मेरे मन में आ रहा है कि एक बारी गुरुजी के जाके माथा टेक लिया जाए। इसने कहा आपके मन में कैसे आ गया? मैंने कहा यार तुम लोग इतना कुछ सुनाते हो, इतने मिरेकल्स होते हैं वहाँ पे, इतना कुछ होता है, कल एडमिट तो होना ही है, तो एक बारी आखिरी दरबार वही बचा है, वहाँ जाके एक बारी माथा टेक आते हैं। इसने कहा आप ड्राइव तो कर नहीं सकते, कोई बात नहीं कैब मंगा लो। तो मेरी मम्मी, मैं और मेरी वाइफ हम मंदिर पहुँचे। तो मुझे संगत जी मंदिर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था, फर्स्ट टाइम गया था मैं। मुझे तो यही लगा जैसे नॉर्मल मंदिरों के अंदर होता है, धक्का मुक्की, आगे जाओ, फटाफट से दर्शन करो, यही सब चीज़ें होंगी। लेकिन वहाँ जाके जब मैंने सिस्टम देखा, जब मैंने देखा इतना वेल ऑर्गेनाइज सब चीज़ें हैं, मुझे लगा यार ये मंदिर है। अब हम लोग जिस टाइम पे अंदर एंटर किए, हॉल में गए जहाँ गुरु जी की गद्दी है, मेरी वाइफ रिपोर्ट्स साथ में लेके गई थी। इसने वहाँ पे रिपोर्ट्स गुरु जी की गद्दी के आगे रख दी, और मेरी वाइफ ने कहा वैसे तो देखो संगत जी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, लेकिन मेरी वाइफ ने उस दिन मांगा। मेरी वाइफ ने कहा गुरुजी मैं आज आपसे मांगती हूँ, मैं अपने हस्बैंड की लाइफ मांगती हूँ। कहती आज तक गुरुजी सुना है कि आपने लोगों की रिपोर्ट्स बदल दी, आज मेरी भी अगर मेरे हस्बैंड की आप रिपोर्ट्स बदल दो तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। इसने वहाँ फाइल रख दी। तो जो सेवादार थे उन्होंने कहा आंटी आप आगे जाइए, हम आपको फाइल पकड़ा देंगे। हम लोग आगे गए, उतने में सेवादार आए, उन्होंने फाइल पकड़ाई। हम जाके चेयर पे बैठ गए, क्योंकि जो पेशेंट्स थे वो लोग चेयर पे बैठते थे और बाकी सब नीचे बैठ के 4 लोगों में लंगर करते थे। तो इसी तरह से मैं भी जाके चेयर पे बैठ गया। तो मेरे को वॉशरूम जाना था। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि यार मैं ना वॉशरूम होके आ रहा हूँ। तो मैं वहाँ से गया, वॉशरूम से मैं वापस आ रहा था। तो मुझे आइडिया नहीं था कि एक रो में चलते हैं और वापस आप नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे को एक सेवादार ने रोका, अंकल कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वहाँ चेयर पे बैठने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चेयर पे क्यों बैठ रहे हो? मैंने कहा मैं पेशेंट हूँ। पेशेंट हूँ? अच्छे खासे। तो वो कहता क्या हुआ आपको? मैंने कहा एक्चुअली मेरे लिवर पे ट्यूमर है जो कि कैंसरस है, तो मुझे कल हॉस्पिटल में एडमिट होना है। और इसलिए मैं आज यहाँ मत्था टेकने आया। तो उन्होंने मुझे कहा इन्नी वड्डी जगह आके ना इन्नी छोटिया गल्लां नहीं करी दियां। अज तो बाद जदों भी मंदिर आऊंगे थल्ले बह के 4 लोगों के नाल लंगर करना,
मैंने सोचा, मैंने कहा कि पता नहीं, हर किसी को अपना पता है, मुझे मेरा पता है मेरे साथ क्या बीत रही थी। वो बोलने वाले बोल रहे हैं, ठीक है, सुन लिया मैंने भी। कल किसने देखा है? मैंने कहा मेरे को तो मेरे कल का कुछ नहीं पता। मैं दोबारा इस मंदिर में आऊं भी या ना आऊं। तो मैं चाह रहा था, तो उतने में मेरी वाइफ सामने से आ रही। मेरी वाइफ ने कहा कि रजत कहाँ रह गए थे? मैंने कहा यार वो कोई अंकल मिल गए थे, ऐसे ऐसे मुझे कह रहे थे। तो मैंने उनको कहा ऐसे मैं पेशेंट हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। कहती कौन थे? मैं पीछे मुड़ा, मैंने कहा यहाँ पे खड़े थे अंकल, वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा यहीं पे थे अभी, यहाँ वहाँ गए होंगे। तो वहाँ एक सेवादार खड़े हुए थे। मैंने उन सेवादार से पूछा, मैंने कहा अंकल अभी यहाँ पे एक अंकल थे, लंबे से थोड़े चौड़े से, वो अंकल कहाँ पे हैं? कहते कौन? मैं कोई सेवादार ही थे आपके। कहते अंकल यहाँ तो 2 ही सेवादार होते हैं, इस लाइन को मैं मैनेज करता हूँ, सामने वाली लाइन को वो वाले अंकल मैनेज करते हैं। 6 बजे हमारी सेवा स्टार्ट होती है, 10 बजे तक इस पॉइंट पे हम ही दोनों होते हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं होता। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अब पता नहीं गुरुजी किस रूप में आए, कैसे आए, मुझे ब्लेस करने आए थे, या मुझे भी उन्होंने ब्लेस किया और मुझे बोला आज के बाद तू आएगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तू नीचे बैठेगा, सबके बीच में लंगर करेगा। उस टाइम पे मैं ये सब चीज़ें शायद नहीं सोच पाया, तो मैं जाके चेयर पे बैठ गया। मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा ये लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं। मैंने तो खुद उनसे बात करी है खड़े होकर, उन्होंने मेरे को ये सब बातें बोली है। मैंने कहा ये लोग मना कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं चेयर पे जाके बैठा। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी कुछ ना, मिर्ची तो खैर खा ही नहीं सकता था, मिर्ची तो बहुत दूर की बात है। मैं अगर नमक भी थोड़ा सा मेरी टंग पे लगता था ना, तो वो नमक भी मेरे को ऐसे लगता था कि पता नहीं मैंने क्या खा लिया। उस टाइम पे लंगर प्रसाद आया। अब आपको तो पता ही है, हमारे गुरुजी मिर्ची तो तबीयत से खिलाते हैं। तो मैंने एक बाइट खाई। मैंने कहा वाइफ को, अब भैया क्या है, मैं नहीं खा सकता। मैंने कहा इतनी मिर्ची मैं कैसे खाऊंगा? मेरी वाइफ ने कहा तो खाना पड़ेगा। कहती ये तो प्रसाद है, यही आपको ठीक करेगा। मैं नहीं भैया नहीं। मैंने कहा मैं नहीं खा सकता। तो मेरे से एक बाइट में अंदर जा रही, तो कह रही है कि पूरा प्रसाद खाओ। कहती और बिल्कुल नहीं छोड़ना। कहती ये भी बता दूं। मैंने कहा ये चटनी प्रसाद देख। मैंने कहा इतनी मिर्ची इसको कौन खाएगा? कहती रजत जैसे खाना है आप ही ने खाना है, आपको पता कैसे खाना है। ठीक है यार, देखते हैं। संगत जी मैंने क्या किया, मैंने चटनी प्रसाद उठाया, पूरा हलवे के अंदर मिक्स कर दिया। मैं लो जी, हो गया ये हलवे में मिक्स, अब नहीं लगेगी मिर्ची। उसके साथ में मैंने रोटी खाई और सब्जी अलग से फटाफट से खाई। मैंने कहा लो भाई, खा लिया प्रसाद। मेरी वाइफ ने कहा यार चलो अब चलते हैं। तो संगत जी हम वहाँ से निकले। तब तक मैं नहीं सोच पाया था कि मेरे साथ क्या हुआ है, जब गुरुजी भी किसी रूप में आए थे मुझे ब्लेस करने। बस वहाँ से हम लोग निकले और अपना घर वापस आ गए। नेक्स्ट डे मेदांता में एडमिट हुआ। सारे टेस्ट मेरे शुरू हो गए, कंटिन्यूसली टेस्ट हो रहे थे। कई टेस्ट तो खैर मुझे पता भी नहीं लगे कि कब हो गए, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट को उठाते नहीं है कि टेस्ट के लिए चलो। अब जिस बेड पे लेटे हो उसी बेड को वो ले जाते हैं लैब में सब जगह टेस्ट के लिए। मुझे पता है मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गया, वहाँ मेरी फाइल पड़ी थी डॉक्टर के आगे। उसने अल्ट्रासाउंड से जब चेक किया, उसने एक बार ही किया तो वो रुक गया। उसने दोबारा अच्छे से दबा दबा के किया। क्या कर रहा भाई? फिर उसने मेरे को देखा, मुझे कहता आपका नाम क्या? मैंने कहा रजत। कहते रूम नंबर? मैंने बताया। कहते आप इन डॉक्टर के पेशेंट हो? मैं हाँ जी।
कहते प्रॉब्लम क्या आपको? फाइल आपके सामने है, मैंने कहा उसमें लिखा हुआ है कि मेरे लिवर पे ट्यूमर है। मैंने कहा आपको क्या दिख रहा है इसमें अल्ट्रासाउंड में? कहता वही तो बात है ना, कहते हमें तो भैया कुछ भी नहीं दिख रहा, अल्ट्रासाउंड में तो नहीं आ रहा ट्यूमर। मैं जय गुरु जी, ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ से बाहर गए तो मैंने वाइफ को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे अल्ट्रासाउंड में तो यार कुछ भी नहीं आया। कहती अच्छा। मैंने कहा तो मेरी वाइफ ने मेरे को लॉकेट पहनाया गुरुजी का, थ्रेड के अंदर पहनाया, क्योंकि मेटल की कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होती टेस्ट के टाइम पे, क्योंकि मैग्नेटिक सारी चीज़ें होती हैं तो वो उसको खींच लेती है। तो मेरी वाइफ ने बोला, कहती ये आपने उतारना नहीं है बिल्कुल भी। कहती अगर बहुत ज़्यादा आपको कंपेल करें, बहुत ज़्यादा फोर्स करें कि इसको उतारना ही उतारना है, आप इसको उतार के अपने हाथ में रख लेना, लेकिन अलग मत करना। मैंने कहा ठीक है। उतने में जूनियर डॉक्टर रूम में आया और मुझे उसने बोला कि आपको सीटी स्कैन के लिए जाना है, डॉक्टर साहब ने बोला है, सीनियर डॉक्टर ने। मैं ठीक है, लेकिन मैं डर गया उस टाइम पे, क्योंकि सीटी स्कैन मेरा पहले हो चुका था जिसके अंदर ट्यूमर आया था। तो मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा कि सीटी स्कैन में यार सब कुछ आ जाता है, तो ये सीटी स्कैन में पक्का ट्यूमर ना आ जाएगा। मेरी वाइफ ने कहा आप गुरुजी का नाम लो, आप चिंता ना करो, आप जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं संगत जी गया अंदर, तो जिस टाइम पे मशीन के अंदर डालते हैं तो मुझे उसने कहा ये गले में क्या पहना है? मैंने कहा ये लॉकेट है, उतार दो। कहता इससे। मैंने कहा नहीं ये नहीं उतारूंगा। कहते सर ये तो उतारना पड़ेगा, इसके भी हिसाब तो टेस्ट नहीं कर सकते हम। मैंने कहा और इसके उतार के मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा। कहते एक्चुअली अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसमें मेटल है, तो वो चिपक जाएगा उसके साथ। मैंने कहा इसमें इतना मेटल नहीं है, प्लास्टिक का लॉकेट है और थ्रेड में पहना हुआ है। तो उसने कहा सर ये कुंडला देखिए, ये तो मेटल है। मैंने कहा जो भी है मैं उतारूंगा नहीं। कहता एक काम करो, मत उतारो, इसको पीछे कर दो, पीठ की तरफ। मैं ठीक है, मैंने उसको अपनी पीठ की तरफ कर लिया। टेस्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, वो सॉरी सीटी स्कैन हुआ। जिस टाइम पे मशीन से मैं बाहर आया तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कुछ नज़र आया आपको? कहता वो हम आपको ऐसे बता नहीं सकते, इसका जवाब आपको डॉक्टर ही देंगे, क्योंकि इतने माइनर पार्टिकल्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, बॉडी के अंदर। वो छोटा से छोटा, माइनर से माइनर पार्टिकल भी जो है वो सीटी स्कैन के अंदर आता है। तो हम ऐसे ही आपको किसी चीज़ के लिए भी कुछ भी बोलें, वो हमें अलाउड नहीं है। तो ये तो डॉक्टर ही एक बार ही देखेगा क्या है क्या नहीं है, वही आपको कल बता पाएंगे। चलो ठीक है। हम गए रूम में, टेंशन थी, सीटी स्कैन में पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो उतने में डॉक्टर मेरे रूम में आए। वो डॉक्टर जब भी कहीं जाते थे ना तो उनकी पूरी टीम उन्हें फॉलो करती थी, अकेले कहीं नहीं जाते थे वो, कम से कम 7-8 लोग उनको फॉलो करते थे। तो जैसे ही रूम के अंदर आए मैंने उनको देखा तो मुझे कहते क्या कर रहा है? बैठा हूँ डॉक्टर साहब, करना क्या है? कहते बैठा क्यों है? मैं फिर क्या करूँ? कहते उठ घूम फिर बाहर, इतनी बड़ी कहते लॉबी है यार, राउंड मार। यार कल का कुछ पता नहीं मुझे। मैंने कहा मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं हो रहा, आप कह रहे हो मुझे राउंड मार बाहर जाओ। कहते तुझे कुछ नहीं हुआ, तेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, कोई ट्यूमर नहीं है तुझे। क्या बात कर रहे हो? और मेरी वाइफ ने तेज चीख मारी जय गुरुजी, और कंटिन्यूसली जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोलती रही। डॉक्टर भी देख रहा कि ये क्या हुआ। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि लेकिन कंफर्म रिपोर्ट जो है मैं 2-3 डॉक्टर्स के साथ बैठ के डिस्कस करके फिर आपको दूंगा। तो संगत जी उन्होंने शाम को मैं बाहर लॉबी में घूम रहा था तो वो आए, वैसे ही टीम के साथ आए।
मेरे को टैप किया उन्होंने और मुझे कहते घर जाने की तैयारी कर ले। ऐसा मतलब? कहते तो ठीक है, कोई ट्यूमर नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ लीवर में प्रॉब्लम ज़रूर है, उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, लेकिन कोई ट्यूमर नहीं है, कोई कैंसर नहीं है तुझे। मैंने कहा वाह गुरुजी वाह, मान गया मैंने कहा आपको मैं। आप संगत जी मानेंगे, मेरे ब्रदर को स्पेशली ग्राउंड फ्लोर पे लैब में बुलाया गया और उसको डॉक्टर्स ने 2 डीवीडीज दिखाई। उसको बोला ये 3 दिन पुरानी डीवीडी है, आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है? उन्होंने मार्क करके दिखाया, कहते ये ट्यूमर है लीवर के ऊपर, अच्छे साइज का ट्यूमर था, पूरा स्वेल्ड। अपनी उन्होंने डीवीडी दिखाई, कहते इसमें कहाँ है ट्यूमर? मेरा ब्रदर कहता नहीं है। कहते कहाँ गया? कहता आप बताओ कहाँ गया, मुझे क्या पता कहाँ गया। और पूरे हॉस्पिटल में ये शोर मच गया था कि विदिन 3 डेज पेशेंट का ट्यूमर वैनिश हो गया। गुरुजी ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी, मेरे को एक विश्वास मन में हो गया कि सच में कोई ताकत है। आप मानिए संगत जी, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, मेरा ना कोई लेना था देना था कुछ, लेकिन एक बोर्ड के ऊपर नंबर लिखा हुआ था कि सेवा के लिए इस नंबर पे कॉल करें। पता नहीं क्यों मैंने वो नंबर सेव कर लिया था, और घर आते ही सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने उस नंबर पे कॉल किया। तो जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने फ़ोन उठाया, मैंने उन्हें कहा मैं मंदिर में सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, कहते अंकल अपना एक्सपीरियंस बताइए। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं। कहते मतलब? आप कहते मंदिर कब से आ रहे हैं? मैंने कहा मैं एक बार आया हूँ। तो वो हंसने लगे, कहते एक बार ही मंदिर आके आपको सेवा चाहिए? यहाँ कहते 6-6 महीने लोग आते हैं, उनको सेवा नहीं मिलती। अब मैंने कहा अंकल वो आप देखो, मुझे तो सेवा करनी है। कहते लेकिन आप सेवा करना क्यों चाहते हो? मैंने कहा अंकल ऐसे गुरुजी ने इतनी कृपा करी है मेरे ऊपर, इतनी मेहर करी है, अब मैं अगर उनकी सेवा ना करूं तो मैंने कहा मेरा तो फिर जीना बेकार है ना। कहते वाह अंकल वाह। कहते जब गुरुजी ने इतना मेहर का हाथ आपके सिर पे रख दिया तो हम कौन होते हैं आपको मना करने वाले। कहते आप कब आना चाहते हैं सेवा पे? मैंने कहा मेरा मंडे ऑफ होता है, मैं मंडे को आ जाता हूँ। कहते ठीक है, आप मंडे को आके मेरे को मिल लो। मैं संगत जी मंडे को गया, जहाँ मेरा ये हाल था कि मैं बेड से उठता था वॉशरूम जाने के लिए, वापस आके बैठता था तो मुझे फीवर होता था। मेरा फीवर ठीक नहीं हो रहा था, कम नहीं हो रहा था। वहाँ मैंने 4 घंटे से सेवा करनी शुरू करी, 4 से 8 करे, 8 से 12 करे, 12 घंटे कंटिन्यूसली मैंने मंदिर में सेवा करी है। 3-4 साल मैंने सेवा करी है। उसके बाद मेरी वाइफ ने अपना वादा पूरा किया गुरुजी से, जैसे कि इसने कहा कि गुरुजी मैं ज़िंदगी भर सेवा करूँगी आपकी। तो मेरी वाइफ आज भी मंडे को इसकी वहाँ सेवा होती है, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, 47-46 डिग्रीज में भी बाहर धूप में खड़े होके मार्बल के फर्श के ऊपर, आप सोचिए नंगे पैर खड़े होके ये सेवा करती है। सर्दी हो, बहुत सर्दी हो, खड़ी रहती है वहाँ पे संगत के लिए, दिल से सेवा करती है। सुबह जाना है तो जाना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इतनी कृपा गुरुजी ने दिखाई, इतनी कृपा करी, मेरी लाइफ ब्लेस करी। जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है। उसके बाद संगत जी सब ठीक चल रहा था, रेगुलर चेकअप्स हो रहे थे, रूटीन चेकअप्स जाना ही पड़ता था डॉक्टर के पास, एंडोस्कोपीज होती थी, सब कुछ होता था, सब ठीक आ रहा था। तो रिसेंटली अभी 2 जनवरी इसी साल 2021 ऐसे ही मैं घर पे था और फिर मेरे साथ वही चीज़ हुई। अनकॉन्शियस हो गया, अजीब सी बातें करने लग गया। मेरे ब्रदर ने देखा ये क्या हुआ, ये तो फिर वैसे ही कर रहा है जैसे इसने 6-7 साल पहले किया था। मैं फिर उसी स्टेज पे आ गया था।
वो जॉन्डिस इतना हाई हो गया था कि पता ही नहीं चला। मेडिसिन्स खुद खानी शुरू कर दी थी क्योंकि लॉकडाउन था, डॉक्टर के गया नहीं। मैंने कहा यार मुझको पता है क्या मेडिसिन देनी है उन्होंने, क्या नहीं देनी, मैंने अपने से खानी शुरू कर दी। वो जॉन्डिस आहिस्ता 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 बढ़ता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। वो जॉन्डिस मेरा 7.8 पे पहुंच गया। जब वो इतना हाई हो गया तो उसने मेरे लिवर पे अटैक किया। लिवर ने एनीमिया रिलीज किया। वो एनीमिया मेरे ब्रेन पे चढ़ गया और मैं अनकॉन्शियस होकर कोमा स्टेट में चला गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो 3 दिन तक मुझे कोई होश नहीं आई। 3 दिन तक डॉक्टर्स लगे रहे कंटिन्यूसली कि किसी तरह इसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करे। मेरी बॉडी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 3rd डे डॉक्टर रूम से बाहर गए तो मेरे ब्रदर ने पूछा डॉक्टर साहब क्या पोजीशन है। उन्होंने कहा भैया पोजीशन ये है, गलत तो बोलेंगे नहीं, 99% कोई चांस नहीं है, 1% अगर कोई मिरेकल हो जाए तो ये बच जाएंगे, नहीं तो इनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। क्या हम भी क्या कर सकते हैं, मेडिसिन असर नहीं कर रही, लिवर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो जब तक इनका लिवर रिस्पॉन्स नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, बिल्कुल सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं ठीक होकर वापस आ जाऊंगा। उस टाइम पे मेरा अपना परिवार, मेरा जन्नत द्वार जहाँ सत्संग होते थे, उन्होंने बहुत अरदास करी, बहुत अरदासें हुई मेरे लिए संगत जी। रात को 10 बजे हर रोज मंत्र जाप चलता था स्पेशली मेरे लिए। इतनी अरदासें हुई, इतनी अरदासें हुई कि मुझे भगवान जी को वापसी भेजना ही पड़ा। ये लोग मुझे भगवान के हाथ से छीन के लेके आए हैं। इतना किया है इस द्वार ने मेरे लिए। फिर संगत जी 3rd डे मेरी वाइफ मुझसे मिलने आई आईसीयू में। मैं हल्का सा मैंने आंख खोली, मैं पहचान नहीं रहा था कि कौन है। उसने बहुत कोशिश करी कि वो ना मुझे रिकॉल करवाए कि सब चीज़ें, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। उसने कहा मैं कौन हूँ, मैं उसको भी नहीं बता रहा था वो कौन है। तो उसने काफ़ी कोशिश करी, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसने, मेरी वाइफ ने क्या किया, मैंने फिर आंखें बंद कर ली। मेरी वाइफ जल प्रसाद लेके आई थी किसी तरह से छुपा के, जबकि आईसीयू में आपको पता है ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, जल प्रसाद वगैरह तो बहुत दूर की बात है। तो ये ले आई, तो इसने क्या किया, इसने चोरी से ढक्कन के अंदर जल प्रसाद डाला और एक ड्रॉप जैसे ही मेरे लिप्स पे लगी, मैंने आइस खोली। आइस खोलते ही पहली चीज़ जो मेरे मुंह से निकली वो निकली जय गुरु जी। मेरी वाइफ ने उसी टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। 4 बजे हमारा जन्नत द्वार का सत्संग शुरू होता, सांधे वेला। इसने सत्संग ऑन किया। इसने मुझे कहा रजित जन्नत द्वार। मेरे को एकदम से लगा, मैंने कहा जैसे बहुत नाम सुना हो। इसने मेरी आंखों के आगे फ़ोन कर दिया। सिस्टर ने कहा ये आप क्या कर रहे हो? तो मेरी वाइफ ने कहा कुछ नहीं, मैं सत्संग सुना रही हूँ। कहती अच्छा सत्संग सुना रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, सुना दो। तो मैंने कोशिश करने लग गया कि मैं उठूं, मैं सिर उठाऊं और किसी तरह से दरबार में माथा टेकूं। सिस्टर ने ये चीज़ देख ली। उसने कहा पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है, आप प्लीज़ ऐसे मत करिए। फिर भी मेरी वाइफ ने हटी नहीं। इसने फिर भी फ़ोन करके कहती देखो रजित देखो, ये हमारा जन्नत द्वार है। मैं फिर भी देखता रहा। मैंने सुनने की कोशिश करी। सिस्टर ने फिर टोक दिया, फ़ोन मेरी वाइफ का बंद करवा दिया। मेरी वाइफ ने कहा अच्छा सिस्टर मैं थोड़ा सा जल प्रसाद पिला दूँ, ये ठीक हो जाएंगे। कहती प्लीज़ जो करना है फटाफट से करिए। इसने कंटिन्यूसली मेरे को ये ढक्कन के अंदर जल प्रसाद मेरे मुंह के अंदर डालती रही और मैं कंटिन्यूसली जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी
बोलता चला गया। इतनी बार मैंने जय गुरु जी बोला, इतनी बार जय गुरु जी बोला। तो उसके बाद सिस्टर ने कहा आपका टाइम खत्म हो गया मिलने का, प्लीज़ बाहर जाइए, पेशेंट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, हमने देखा है। तो मेरी वाइफ बाहर चली गई। कि जैसे ही बाहर गई तो मेरी वाइफ को कई दो तीन बारी कॉल्स आई थी। तो एक आंटी का कॉल आया मेरी वाइफ को, तो उन्होंने कहा रितु तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही, मैं तेरे को इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ। तो मेरी वाइफ ने कहा, कहती आंटी मैं आईसीयू में थी, मैं रजित के पास थी, मैं कॉल उठा नहीं सकती थी आपका। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तू मेरी बात सुन। वो आंटी जो है वो बहुत मेडिटेशन करती हैं, गुरुजी से आप समझ लो कि डायरेक्ट लिंक है उनका, बातें करती हैं गुरुजी से, सत्संग होता है उनके घर पे, सब चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। उन्होंने कहा, कहते रितु गुरुजी की आज्ञा हुई है, रजित को कुछ नहीं होगा, तू चिंता ना कर, बर्फी प्रसाद ले, रजित का हाथ लगवा और बर्फी प्रसाद गरीबों में बांट। मेरी वाइफ ने बोला, कहती आंटी कैसी बात कर रहे हो, रात के 10 बज रहे हैं इस टाइम पे। कहती मैं बर्फी प्रसाद, मैं घर आ चुकी हूँ और बर्फी प्रसाद लेके आईसीयू में जाना जो कि टाइमिंग्स नहीं है, और ऊपर से कहती बर्फी प्रसाद लेके जाना और उनका हाथ लगाना, इम्पॉसिबल चीज़ आंटी आप बोल रहे हो करने के लिए। आंटी कुछ और रास्ता बताओ, मैं किसी और तरह से कर सकूं, तो मैं कल सुबह ये काम कर लूँगी, फ़िलहाल मैं मंदिर में पैसे रख दूँ या ऐसा कुछ कर लूँ। तो आंटी चुप कर गई। उन्होंने कहा, वो कुछ सोचने लगी, उन्होंने कहा हाँ चलो फिर आप ऐसे कर लो कि मंदिर में पैसे रख दो और सुबह फिर आप उसका प्रसाद, बोल ही रही थे। उन्होंने कहा नहीं ऋतु, गुरुजी ने अगर मुझे मैसेज दिया है तो रास्ता भी उन्होंने निकाला है। मैं कहते इस बात को नहीं मानूंगी कि ये प्रसाद अंदर ना जाए, प्रसाद आईसीयू में जाएगा, तू लेके जा। आंटी नहीं जाएगा। कहते मैं कह रही हूँ जब गुरुजी ने इतना बड़ा मैसेज मुझे दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है, तू प्रसाद लेके जा, प्रसाद अंदर जाएगा, आईसीयू में जाएगा रजित के पास। मेरे मामा जी आए हुए थे पंजाब से, नवल भैया कहते हैं उन्हें। मेरी वाइफ ने कहा कि नवल भैया आप ये प्रसाद लेके आईसीयू में जाओगे? तो उन्होंने कहा तो दे ऋतु मेरे को, मैं कोशिश करता हूँ। तो मेरा नेफ्यू और मेरे मामा जी ये वहाँ पहुँचे आईसीयू के बाहर। इन्होंने गार्ड को बोला ऐसे ऐसे हमें अंदर जाना है और ये हमने प्रसाद जो है पेशेंट का हाथ लगवाना। तो गार्ड ने भी एक बार देखा, कहता आप कैसी बात कर रहे हो, आईसीयू के अंदर बर्फी, मतलब ही नहीं बनता। कहता मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत रिक्वेस्ट करी। कहता वो चीज़ बोलो ही मत जो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो पता नहीं क्यों मेरा जो नेफ्यू था उसके माइंड में आया, कहता आप मामा जी रहने दो, मैं बात करके आता हूँ गार्ड से। वो गया, उसने गार्ड को बोला, कहता देखो गार्ड साहब, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। कहता आपको क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कहता हम यहीं खड़े हैं, हम नहीं जाते, आप हमसे प्रसाद ले लो, आप अंदर जाओ, आप हाथ लगवा के ले आओ ना, हमें तो हाथ लगाने से मतलब है ना पेशेंट के। तो गार्ड ने बोला, कहता आप 1 मिनट यहाँ वेट करो, मैं आपको बताता हूँ। वो अंदर गया, उसने सिस्टर को बोला ऐसे ऐसे बाहर इनके वो आए हैं अटेंडेंट्स, वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। सिस्टर के भी माइंड में पता नहीं क्या आया, उसने कहा उन्हें अंदर भेज दो प्रसाद के साथ में। वो बाहर आया, उसने कहा आपको अंदर सिस्टर कह रही है प्रसाद के साथ आ जाओ, आप खुद ही चले जाओ। मेरे मामा जी प्रसाद लेके अंदर आ गए। तो सिस्टर ने उन्होंने कहा, कहते सर ये पहली और आखिरी बार आईसीयू में ऐसा हो रहा है कि कोई इंसान प्रसाद लेके अंदर आया है। आज के बाद कहती ऐसा होगा भी नहीं, आपने जो करना है प्लीज़ जल्दी करिए। मेरे मामा जी मेरे पास आए, उन्होंने प्रसाद को हाथ लगवाया, मैंने आंखें खोली, उन्होंने मुझे कहा मैं कौन हूँ। पहले तो मैं देखने लग गया, ब्लैंक सा था थोड़ा। फिर एकदम से मैंने कहा नवल भैया। सिस्टर ने कहा कौन नवल भैया? ये पापा है तुम्हारे? मैंने कहा नहीं, ये नवल भी हैं। तो सिस्टर ने उनको कहा, कहते आपको ठीक पहचान रहे हैं? मामा जी ने कहा हाँ।
तो वो लोग नोट कर रहे थे एक चीज़ कि पेशेंट क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या बोल रहा है। तो उसने नोट किया कि ऐसे इन्होंने अपने मामा जी को पहचान लिया। तो मामा जी चले गए, प्रसाद इन्होंने गरीबों में बांट दिया। फिर उन आंटी का कॉल आया रितु को। रितु ने उनको कॉल किया कि आंटी प्रसाद आईसीयू में भी चला गया, रजित ने हाथ भी लगा दिया, हमने बांट भी दिया। कहते ये तो होना ही था, गुरुजी का हुक्म था। कहते बच्चे, और कहते दूसरा हुक्म सुन ले गुरुजी का। उन्होंने कहा है कि रितु को बोल शुक्राने की तैयारी कर ले, अब उसने शुक्राना करना है मेरा। तो मेरी वाइफ ने कहा जरूर आंटी, शुक्राना करेंगे गुरुजी का, क्यों नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे मुझे डॉक्टर्स आए, उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने देखा मैं सही रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं सवालों के सही जवाब दे रहा हूँ। तो उन्होंने बाहर जाके मेरे ब्रदर को बोला कि आपका पेशेंट अब ठीक है, वो ठीक रिस्पॉन्ड कर रहा है, सही जवाब दे रहा है, और अब हम उनको रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। इन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट किया। संगत जी मैं रूम में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे बैठा हुआ था, रूटीन जैसे डॉक्टर्स राउंड पे आते हैं, तो सीनियर डॉक्टर जो थे वो राउंड पे आए, मैं सामने ही बैठा हुआ था। मुझे कहते हाँ भाई कैसा है। मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। कहते उठ ज़रा, चल के दिखा मेरे को। पहले तो मेरी बहुत हालत ख़राब थी, बिल्कुल भी ताकत नहीं थी शरीर में। इवन मैं वॉशरूम भी जाता था तो मुझे रितु पकड़ के लेके जाती थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे लगता था मैं गिर जाऊंगा। लेकिन उस टाइम पे जब डॉक्टर आए तो उन्होंने मुझे कहा तू चल के दिखा मुझे। तो मैंने उन्हें रूम के अंदर ही चल के दिखाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, बेटर है, बैठ जा। कहते मैं बैठ गया। कहते क्या पहना है यार तूने गले में। संगत जी मैंने ये गुरु जी का लॉकेट पहना हुआ था। मैंने उन्हें दिखाया, मैंने कहा ये हमारे गुरु जी हैं। कहते दिखा। मैंने दिखाया। कहते ये छतरपुर वाले हैं। मैं हाँ जी। कहते ये जो पास बिठा के खाना खिलाते हैं वही ना। खाना नहीं होता डॉक्टर साहब, लंगर प्रसाद होता है, वो भी वही। कहते वही। कहते वही है ना। मैंने कहा हाँ। कहते इन्होंने ही बचा लिया तेरे को, ये समझ ले। अपनी वाइफ से, अपने ब्रदर से पूछो तेरी हालत क्या थी, और क्या कोई उम्मीद थी कि तू बचेगा। कहते एक बार इनसे सुनियो जरूर। जी डॉक्टर साहब। कहते ये तेरे गुरु ने तेरी रक्षा करी है, और कहते अब तूने बहुत संभल के चलना है, अच्छी डाइट फॉलो करनी है। नेक्स्ट टाइम अगर कहते ऐसा हुआ, कहते तो फिर तेरे गुरु भी नहीं तेरे को संभाल पाएंगे। जी डॉक्टर साहब। उसके बाद वो खैर अभी भी मेरे को बहुत तंग करते हैं। हर 15 डेज में मेरे टेस्ट होते हैं, रूटीन टेस्ट होते हैं। रिपोर्ट्स हर बार बेटर आ रही हैं, हर बार इम्प्रूवमेंट हो रही है। जॉन्डिस भी ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया है, सब चीज़ें, लिवर की रिपोर्ट्स भी ठीक आनी शुरू हो गई हैं। तो अब मैं उनके पास जाता हूँ तो मेरी वाइफ मेरे को घर से ऐसे बार जाने नहीं देती बगैर चंदन तिलक के। तो मैं जब भी उनके पास जाता हूँ तो चंदन तिलक लगा के जाता हूँ। तो वो मेरे को कहते जैसे मेरे को देखेंगे ना तो मुझे कहेंगे आ हीरो आ गया, टिक्के शिक्के लगा के। जो डॉक्टर साहब फिर वो चेक पैक करते हैं तो हमेशा तसल्ली देते हैं कि ठीक है सब। फिर जब फर्स्ट टाइम मेरे को डिस्चार्ज के बाद उनके पास जाना था तो 15 डेज बाद उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं बहुत ज़्यादा टेंस था। मेरे को ये था, मैंने कहा पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जॉन्डिस कम होगा नहीं होगा। तो जब मैं डिस्चार्ज हुआ था तो उस टाइम पे 4 था जॉन्डिस। जब टेस्ट होने थे उससे 3-4 दिन पहले मैं सोया हुआ था और मेरी ड्रीम में गुरुजी आते हैं। सुनने वाला सत्संग ये भी। ड्रीम में आके मुझे कहते हैं की गल है, क्यों परेशान है। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे को टेस्ट करवाने हैं और मेरे को टेंशन ये रखी है कि टेस्ट ठीक आ जाए मेरे। कहते टेस्ट कराने हैं तू। मैं हाँ जी। कहते बैठ मैं तेरे टेस्ट करता है।
और संगत जी आप मानेंगे नहीं, लिटरली मतलब वो बिल्कुल मेरे सामने बैठ के उन्होंने मेरा ब्लड लिया हाथ से, उन्होंने टेस्ट किया है गुरुजी ने खुद, और रिपोर्ट्स यूं करके मेरे सामने रख दी। कहते ये हैं तेरी रिपोर्ट्स। मैंने देखा मेरा जॉन्डिस 2.01 और सारी रिपोर्ट्स मैंने स्टडी करी। मेनली मैंने जॉन्डिस को देखा कि कम हुआ कि नहीं हुआ। तो सुबह जब मैं उठा तो मैंने यही बात अपनी मदर और अपनी वाइफ से शेयर करी कि ऐसे ऐसे रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, उन्होंने मेरा टेस्ट किया और उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरा जॉन्डिस 2.01 है। मैंने कहा ये पॉसिबल है ही नहीं यार। मैंने कहा 15 दिन के अंदर आधा जॉन्डिस नहीं रह सकता। मैंने कहा जब 6 महीने मेरा जॉन्डिस कम नहीं हुआ, दुनिया भर की देसी इलाज करवा लिए। कोई कहता था गले में धागा पहन, कोई कहता था हाथ वहाँ पे धुलवा, कोई कहता था चूना खा, कोई कहता था पान का पत्ता खा। सब मैंने कहा काम कर लिए, जब तब ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये कैसे ठीक हो जाएगा, 15 दिन के अंदर आधा कैसे आ जाएगा। तो टेस्ट करवाने के टेस्ट हो गए, शाम को रिपोर्ट्स आई तो मैं जैसे रिपोर्ट्स खोली मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया रिपोर्ट्स देख के। एग्जैक्टली वही रिपोर्ट्स जो गुरुजी ने मुझे दिखाई, एग्जैक्टली वही। 0.1 भी आप बोल दो कि ऊपर और नीचे हो, वो नहीं था। 0.1 भी, 2.01 जॉन्डिस था तो 2.01 आया। मैंने कहा रितु ये देख करिश्मा गुरुजी का। इन्होंने मुझे 4 दिन पहले ही दिखा दी थी रिपोर्ट्स। इन्होंने सबने देखा, ये भी शॉक्ड एकदम। कहते हैं कमाल होगी रजित ये तो गुरुजी इतना सोचते हैं, पल पल सोचते हैं। गुरुजी इतना प्यार देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। अब जैसे गुरुजी तो शुरू से कहते थे कि मेरे मंदिर, कहते थे आश्रम में बहुत लोग आएंगे, बहुत संगत आएगी, बहुत भीड़ आएगी, बहुत रश हुआ करेगा। कहते ब्लेसिंग्स मैं इतनी छोड़ के जा रहा हूँ कि पूछो मत। कहते लेकिन ब्लेसिंग्स को हर कोई नहीं उठा सकेगा। मेरी ब्लेसिंग्स कहते वही उठाएगा जो नीवापन दिखा के आएगा, जो झुकेगा वो मेरी ब्लेसिंग्स उठाएगा, और कोई मेरी ब्लेसिंग्स नहीं उठा सकता। तो गुरुजी के तो आगे तो हमेशा गुरुजी का नीवापन तो हमेशा ही इंसान के अंदर रहना चाहिए। आप मंदिर जाओ, सेवादारों की बात सुनो, जैसे वो कहते हैं वो आपके लिए कहते हैं। उनसे बहस मत करो। कई लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं, नहीं, गलत है। तो ये था मेरा तीसरा सत्संग जो हुआ। उसके बाद गुरुजी अभी मैं आपको रिसेंटली होली का सत्संग एक और सुनाता हूँ। अभी होली पे क्या हुआ, एक आंटी हैं, उनका मेरी वाइफ को कॉल आया। उन आंटी को हम ऐसे जानते थे कि वो हमारे जैसे वो हमारे ना जन्नत द्वार में मॉर्निंग में अमृत वेला भी होता है। 3 बजे अमृत वेला शुरू होता है 2:55 पे, तो वहाँ पे भी आते थे वो। तो बाय नेम उनको हम जानते थे कि आते हैं। तो उनका कॉल मेरी वाइफ को आया। उन्होंने कहा कि ऐसे आंटी मेरे ड्रीम में गुरुजी आए। तो उससे पहले उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, छोटी है, वो रात को बहुत डरती है, तो उनको लॉकेट चाहिए जो कि वो अपनी बेटी को पहना सके, जिससे कि वो रात को डरे ना। कहते मैं बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर जाके मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, सबको बोला कि मुझे एक लॉकेट दे दो, लेकिन सबने कहा ड्यू टू कोविड हम लोगों ने ये सेवा बंद कर रखी है। तो किसी ने उनको लॉकेट दिया नहीं। वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो कहते मैंने रास्ते में कहा गुरुजी अपनी बेटी को आपने ना खाली हाथ भेज दिया अपने घर से। कहते माइंड में ना वही चले जा रहा था कि मेरे को लॉकेट नहीं मिला। कहते मैं रात को सोई तो गुरुजी ड्रीम में आए। उन्होंने कहा की गल है, की चाहिए तेन? मैंने कहा गुरुजी ऐसे मेरी बेटी ना बहुत डरती है तो उसको लॉकेट चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि तेन लॉकेट चाहिए? कहते हाँ। कहते रितु को ले ले। कहते हाँ जी गुरुजी। कहते रितु नूं कह तेनू लॉकेट दे देगी, वो दे देगी। जे उहदे कोल नहीं भी होएगा ना तो तेनू अरेंज करा देगी।
बोला संगत जी सोचिए कि गुरुजी ने हमें याद किया, उन्होंने हमारा नाम याद रखा, उन्होंने नाम लिया रितु का कि रितु से ले ले, क्योंकि रितु ये सेवा बहुत करती है। मैं आपको सही सही बताऊं तो किसी को भी कुछ चाहिए होता है तो बहुत सेवा करती है कोई सब चीज़ों की। तो गुरुजी ने कहा उसके उदे कोल होएगा, उदे कोल मंगल है, जे नहीं होएगा वो अरेंज करा देगी। तो और आंटी का फ़ोन आया, कहते मैं मांगने को ना किसी से भी मांग सकती थी, कहते जन्नत द्वार में मुझे बहुत लोग जानते हैं, मैं किसी को भी बोलती हूँ मुझे अरेंज करवा देते या दे देते अगर उनके पास होता तो। कहते लेकिन मुझे गुरुजी ने बोला कि मुझे आप ही से लेना है, तो इसीलिए मैं आप ही से मांग रही हूँ फ़ोन करके। तो मेरी वाइफ ने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं कल ही आपको ब्लेसिंग्स भिजवाती हूँ, आपको कल मिल जाएंगी। हमने नेक्स्ट डे उन आंटी को ब्लेसिंग्स भिजवा दी। अब जब हमने उन्हें ब्लेसिंग्स भिजवाई तो मेरी वाइफ को फ़ोन पे मैसेज आता है अराउंड 9 o'clock कि कोरियर बॉय इज़ ऑन द वे और 10:30 तक वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो मेरी वाइफ ने कहा, कहती क्या चीज़ आ रही है, किसने भेजा है, ये क्या मैसेज आया है वी पास्ट का। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा वो रितु पारुल आंटी को तूने लॉकेट भिजवाए थे। कहती हाँ। मैंने कहा ये पारुल आंटी ने तेरे को कुछ भिजवाया है। तो रितु ने कहा अच्छा। तो उतने में 10:30 लोकल कोरियर, आपको पता होगा वी फास्ट जो है उनका कोरियर का लड़का आया, उसने कहा ये ऐसे आपके लिए कोरियर है। तो जब हमने कोरियर खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर पैक था और पैक के अंदर गुजियाँ, सिंदूर, तिलक, गुलाल, पिचकारी, एक छोटी सी बहुत क्यूट सी बाल्टी, शिव परिवार, सब चीज़ें थी उसके अंदर। मेरी वाइफ ने देखा तो मेरी वाइफ ना की आंखों से आंसू आ गए। कहती ये क्या भेजा आंटी ने इतना कुछ। तो इसने कॉल किया तो आंटी ने कहा कहते अब आपको कोरियर मिल गया है, तो अब मैं आपको पूरा सत्संग सुनाती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो उन आंटी ने बताया, कहते मेरे को गुरुजी ड्रीम में आए। तो कहते मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे को आप क्यों बार बार ये दिखाते हो कि मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या मतलब इसका क्या पीछे क्या है कि मुझे बार बार ये आप दिखा रहे हो कि मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ। तो गुरुजी ने कहा कहते गड्डी के अंदर पहले मेरा स्वरूप तो ठीक करके लगा ले। उन्होंने आंटी ने कहा, पारुल आंटी ने, कहते कि एक्चुअली जो स्वरूप गाड़ी में लगाया हुआ था, कहते वो रिवर्स टेप से जैसे चिपकाते हैं डैशबोर्ड पे, वैसे चिपका कर, लेकिन गड्ढा वड्ढा आता था तो वो स्वरूप गिर जाता था। तो कहते मैं दोबारा चिपकाती थी लेकिन वो फिर गिर जाता था। तो कहते गुरुजी कहते उन्होंने तो ठीक करके लगा ले। कहते मैंने कहा गुरुजी वो टिकता ही नहीं है, मैं क्या करूं। कहते वो कहते कम कर, तो रितु नु कह तेनों हैंगिंग दे देगी स्वरूप लगाने लिए, तू हैंगिंग लगा ले, वो ना लगा। कहते ठीक है गुरुजी। कहते थे एक ना तेनों मेरा काम होर करना है। तो रितु ने कहा बताओ गुरुजी और क्या काम करना है। तो गुरुजी ने ये सारी चीज़ें उनको आंटी को बोली कि तू अरेंज कर, शिव परिवार, सिंदूर, चूड़ियाँ और गुजियाँ ले और ये सब चीज़ें ले और ये रितु तक पहुँचा और उसको बोल कि गुरुजी ने उसके लिए भिजवाएंगे। तो उसने कहा, आंटी ने कहा, पारुल आंटी ने कि भिजवा तो दूंगी गुरुजी, मैं सब चीज़ें ले भी लूँगी, लेकिन मुझे उनकी चूड़ियों का साइज़ तो मालूम नहीं है, मैं चूड़ियाँ कैसे लूँ। गुरुजी कहते ले केड़ी गल होगी, मैं दसना है ना तेनों। उन्होंने रितु की चूड़ियों का साइज़ उन आंटी को बताया ट्रिप में, और वही चूड़ियों का साइज़ रितु का था। कहते मैंने उसी साइज़ की चूड़ियाँ ली और कहते गुरुजी ने कहा उन्होंने एक मैसेज ना होर दे दी, उन्होंने कहीं कि ये चूड़ियाँ पा लेगी ते रोज ये सिंदूर लगाया करेगी, ये उदे सुहाग दी निशानी है। कहते तो आंटी
इसलिए मैंने आपको ये भिजवाया। कहते गुरुजी ने 2 नाम लिए मेरी ड्रीम में, एक आपका नाम लिया, एक उन्होंने साक्षी आंटी का नाम लिया। साक्षी आंटी भी बहुत ब्लेस्ड संगत है, हमारी जन्नत द्वार की सेवादार है। तो आंटी कहती मेरे कांटेक्ट में 2 साक्षी थी। अब कहते मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी कि गुरुजी ने मुझे किस साक्षी के लिए बोला है देने के लिए। तो कहते मैंने सोचा, कहते उन्होंने मुझे ये कहा कि साक्षी नु भिजवा दें ते उन्होंने कहीं उदे फादर ने उदे लिए भिजवाई है। कहते मैं ना टाइम लग गया, कहते मेरे को सोचने में। कहते मैंने कहा फादर ने भिजवाई है दा की मतलब है। कहते फिर मुझे पता लगा कि साक्षी के पापा की अभी रिसेंटली गुरुजी ने उनको अपने शरण में ले लिया है। तो उनको ये बात पता लगी, उनको ये बात पहले नहीं पता थी। तो उन्होंने कहा ये उन्होंने साक्षी मिगलाने के लिए भिजवाया और उसके पापा की तरफ से ये होली का गिफ्ट है। तो एक गुरुजी ने होली का गिफ्ट हमें भिजवाया और एक होली का गिफ्ट उन्होंने साक्षी आंटी को भिजवाया। साक्षी आंटी इतना रोई। एक फादर से तो बेटी की अटैचमेंट आपको पता ही है क्या होती है, और फादर के नाम से गुरुजी ने गिफ्ट भिजवाया होली का। तो आप सोचिए उस टाइम पे क्या उनकी हालत होगी, और क्या हालत रितु की होगी, जिसके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रहते, जलंधर से हैं। और यहाँ पे गुरुजी ने उसको गिफ्ट भिजवाया होली से पहले और बोला है होली दिया ब्लेसिंग्स है रितु ਲਈ। गुरुजी ने याद रखा रितु को। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कृपा, मैं तो ये कहता हूँ कि सब पे बनी रहे। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबको सेहत बख्शें। मैं ये नहीं कहता तकलीफ ना आए, दुख ना आए, आए सबको आए, आते हैं, मुझे भी आए। मैं नहीं कहता मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चले ना, तकलीफ आए, दुख आए, सब कुछ आए, लेकिन उसका रास्ता गुरुजी ने निकालना, उस तकलीफ से गुरुजी ने निकालना। वो एक परीक्षा गुरुजी लेते हैं, वो लें, पल पल लें, लेकिन उससे निकालें भी वही। संगत जी, आज्ञा लेने से पहले एक रिक्वेस्ट है सारी संगत से। एक छोटी बच्ची है आयरा, उनका फीवर नहीं उतर रहा, उनकी बहुत तबीयत खराब है, घर वाले बहुत परेशान हैं। एक अरदास, सिर्फ 1 मिनट आप लोगों से मांग रहा हूँ। एक अरदास गुरुजी से उस बच्ची के लिए, और दूसरी अरदास मेरे बहुत अपने, मेरे बहुत खास रॉबिन राज, सूफी सिंगर, बहुत वेल नोन सिंगर हैं। बहुत बारी उन्होंने जन्नत द्वार पे आके भी सत्संग किया है। उनके फादर को पैरालिटिक अटैक आया है। आज मेरी उनसे बात हुई, वो बहुत रो रहे थे। एक गुरुजी अरदास रॉबिन राज के पापा के लिए कि गुरुजी उनको जल्दी से जल्दी ठीक करें और वो जल्दी ठीक होके अपने घर खुद चल के वापस आएं, और फिर रॉबिन एक बारी खुद गुरुजी का शुक्राना करें अपने मुंह से। गुरुजी इतना कुछ दिया है, गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया भी है। अब मैं आपसे क्या क्या शेयर करूं। जिस टाइम पर फर्स्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, मेरा मेरी बेटी के साथ बहुत अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी भी मेरे बिना नहीं रह सकती। तो मैंने अपने ब्रदर को कहा, मैंने कहा यार मुझे ना मन्नत की बहुत याद आती है यार, एक बारी मुझे उससे मिलवा दे। लेकिन हॉस्पिटल में अलाउड नहीं था आना। तो मैंने कहा एक काम करना, मेरे रूम के बाहर विंडो थी, मैंने कहा मैं विंडो में खड़े हो जाऊंगा नीचे से। मैंने कहा खाली मेरी बेटी मुझे दिखा देना, मैं इसको वेव कर दूंगा। मैं विंडो में खड़ा हुआ था, मेरा ब्रदर, मेरी बेटी बहुत छोटी थी 2014 में, वो इसको लेके नीचे खड़ा हुआ, इसने दोनों हाथ उठा दिए
मैं विंडो पे खड़े होके मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं रूम में चला गया। मैंने ब्रदर को बोला, मैंने कहा इसको मत लेके आया कर। फिर जब मैं दोबारा अभी हॉस्पिटलाइज्ड हुआ 2 जनवरी को, तो मेरी बेटी मेरे रूम में नहीं आती थी। कहती थी मैं रूम में नहीं जाऊंगी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तू रूम में क्यों नहीं जाती? कहती वहाँ पे ना मुझे मेरे पापा की याद आती है। मुझे लगता है मेरे पापा सामने बैठे हुए हैं, मैं उन्हें मिस करती हूँ। तो इसने क्या किया, इसने मेरी एक फ़ोटो पड़ी हुई थी, इसने फ़ोटो फ्रेम अपनी चेस्ट के साथ लगा के एक दिन पूरा घूमती रही। सब देख रहे थे कि पता नहीं क्या चीज़ लेके घूम रही है। रात को सो गई। सुबह मेरे ब्रदर ने आवाज़ मारी कि मन्नत बाहर आ जा। ये वही फ़ोटो फ्रेम अपनी चेस्ट से लगा के ये बाहर आई। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि क्या है, तू क्या लेके घूम रही है कल से? तो जब उसने देखा तो मेरी फ़ोटो इसने चेस्ट से लगा रखी थी। इतनी अटैचमेंट है इसकी मेरे साथ। हॉस्पिटल से आया 2 दिन तक संगत जी इसने मुझे छोड़ा नहीं, 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं हुई। मेरे साथ सेवा करती है, पूरी रात सोती नहीं है। सुबह मैं वेकअप कॉल्स देता हूँ जन्नत द्वार की संगत को अमृत वेला के लिए। मेरे साथ कॉलिंग करवाती है, पूरी सेवा करती है। अभी से बहुत मानती है गुरुजी को। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा सब पे बनाए रखें। अच्छा, एक सत्संग मुझे और मेरी वाइफ ने भी याद करवाया है। तो ये था कि मेरे को ड्रीम में ना ये नज़र आता है कि क्लाउड्स मेरे ऊपर से निकल रहे हैं और मैं ऐसे ही खड़ा होता हूँ और देख रहा होता हूँ क्लाउड्स के अंदर शिव जी, बिल्कुल साक्षात शिव जी बिल्कुल मेरे सामने से यूँ निकलते हैं। और मेरी मम्मी भी होती हैं साथ में उस टाइम पे। मैं मम्मी को, हम एक पार्क में होते हैं बेसिकली, मैं मम्मी को नीचे बिठाता हूँ कि आप ऊपर चढ़ नहीं पाओगे, तो हम टॉप पे होते हैं ऊपर। तो वहाँ मैं देखता हूँ क्लाउड्स आते हैं, उसमें शिव जी मुझे नज़र आते हैं। और फिर हम नीचे जाते हैं तो मैं मम्मी को बताता हूँ, कहता हूँ कि आपने शिव जी के दर्शन किए? वो कहते हैं नहीं। उतने में सामने एक बिल्डिंग होती है, उस पर बहुत बड़ा ओम बन जाता है। तो मम्मी को कहता हूँ वो देखो कितना बड़ा ओम बना है। तो मम्मी वहीं से मत्था टेकती हैं। तो उसके बाद ये ड्रीम मेरा मर्ज हो जाता है। वो कैसे कि शक्ति कपूर जो कि एक्टर हैं, कहते हैं कि गुरुजी ने कोई मैसेज देना होता है तो किसी वेल नोन पर्सन से दिलवाते हैं आपको। तो वो मेरे ड्रीम में आए, उन्होंने आके मुझे बोला, हम बड़े मंदिर में थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि अमृत वेला अटेंड करे यहाँ पर। मैंने कहा मैं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अंदर आ, मंदिर दे। अंदर गया तो अंदर बहुत बड़ी पूजा चल रही थी, शक्ति कपूर बहुत बड़ी पूजा करवा रहे थे। तो मैंने वो पूजा पूरी अटेंड करी। तो इन्होंने मुझे बिठाया, मुझे कहते सुखमनी साहब दा पाठ जरूर अटेंड करया कर, चाहे 6 ही अष्टपदी सुनया कर, मगर सुनया जरूर कर। तो संगत जी अब मैं जब भी सुबह उठता हूँ, बहुत ज़्यादा भी नींद अगर आई हो, तो 6 अष्टपदी जरूर सुनता हूँ। तो संगत जी मेरी मानिए तो अमृत वेला से जुड़ी है। मैं ये नहीं कहता जन्नत द्वार पे ही अमृत वेला सुनिए, कहीं भी सुनिए, रिंकू वीर जी के सुनिए, और बहुत पेजेस है जहाँ अमृत वेला होते हैं वहाँ सुनिए। अमृत वेला से जुड़िए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये गारंटी है मेरी। आप चेंज खुद देखोगे कुछ ही दिनों में। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जन्नत द्वार का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु परिवार का बहुत बहुत शुक्राना, इतनी अरदास करने के लिए, मुझे वापस लाने के लिए। जन्नत द्वार का ज़िंदगी पर एहसान नहीं भूलूंगा। गुरुजी का तो खैर एहसान है ही है, बाकी मेरा अपना ये जो परिवार मुझे गुरुजी ने दिया है,
इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। बहुत प्यारा परिवार है हमारा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। सबको ऐसे ही ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।